4 दिन, 2 न्यूक्लियर पावर्स और एक सवाल जो आज भी अनआंसर्ड है। 22 अप्रैल 2025 पहलगांव कश्मीर, टेररिस्ट ने 26 इंडियन टूरिस्ट को बाईसरन वैली में मार दिया। इंडिया ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान ने इनकार किया। अटारी वाघा बॉर्डर सील, वीजा कैंसिल, डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद। और फिर 6 मई की रात इंडिया ने जवाब दिया। 9 टारगेट्स पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में, ये था ऑपरेशन सिंदूर। अगले 4 दिन 125 से ज़्यादा फाइटर जेट्स, एयरबोर्न, ड्रोन्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। दुनिया न्यूक्लियर वॉर के डर से कांप रही थी। 10 मई को ट्रंप ने ट्वीट किया सीज फायर, और वहीं से असली सवाल शुरू होता है। अक्सर युद्ध के नुकसान को जमीन और जान से नापा जाता है, लेकिन असली बदलाव उन बैलेंस शीट्स में छुपा होता है जो कभी हेडलाइंस में नजर नहीं आते। आज हम 3 वर्डिक्ट्स डिकोड करेंगे, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, और तीनों में आंसर अलग होगा। मिलिट्री वर्डिक्ट सबसे ज्यादा डिबेटेबल रहा, तो सिर्फ फैक्ट्स पर चलते हैं। डे 1, पाकिस्तान का टैक्टिकल एडवांटेज। 7 मई, पाकिस्तान के चाइनीज मेड J-10C ने इंडियन राइफल्स इंगेज किए। कुछ इंडियन एयरक्राफ्ट गिरे, पर इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। डसॉल्ट एविएशन राइफल मैन्युफैक्चरर का स्टॉक 5% गिरा। चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स 36% ऊपर गए। पाकिस्तान ने इस मोमेंट को अपनी विक्ट्री की तरह प्रेजेंट किया, और ग्लोबली इनिशियल कवरेज भी ऐसी ही थी। लेकिन फिर अगले 72 घंटे आए। स्विट्जरलैंड के सेंटर दे स्टोरे दे प्रोस्पेक्टिव मिलिट्रीज ने जनवरी 2026 में एक रिपोर्ट रिलीज की, ऑपरेशनल डेटा के बेसिस पर, प्रोपेगेंडा के आधार पर नहीं। इंडिया ने पाकिस्तान के 8 डिफेंस साइट्स डिस्ट्रॉय किए, रडार्स, H-9 बैटरीज। 10 मई की सुबह तक इंडियन एयरफोर्स ने की एयर स्पेस सेक्टर्स पर एयर सुपीरियरिटी अचीव कर ली थी। पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेशन सस्टेन करने में अनेबल थी। और उसी दिन सीज फायर। जो कहते हैं पाकिस्तान जीता, वो सिर्फ डे 1 देख रहे हैं। जो कहते हैं इंडिया क्लियरली जीता, वो एक सवाल इग्नोर कर रहे हैं। अगर इंडिया आगे था तो सीज फायर क्यों? इसका जवाब डिप्लोमेटिक वर्डिक्ट में है, और डिप्लोमेटिक वर्डिक्ट मिलिट्री से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि उसमें एक थर्ड प्लेयर है जो ना इंडिया था ना पाकिस्तान। और उसकी वजह से एक बड़ा सवाल खड़ा है जो इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली एड्रेस नहीं किया। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर में किसी ने घुस के तोड़फोड़ की, आप गुस्से में उनके घर जाकर कुछ तोड़ देते हो। फिर मोहल्ले का एक बड़ा आदमी बीच में आता है और बोलता है बस करो। दोनों रुक जाते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या उन्होंने लिख के दिया कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, सिर्फ हाथ मिलाया। यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ। जब सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने कुछ नहीं लिखा, कोई सिग्नेचर नहीं, पहलगांव का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, कोई फ्यूचर गारंटी नहीं। और ट्विस्ट ये कि ट्रंप ने ट्वीट किया, मैंने सीज फायर कराया। पाकिस्तान के पीएम ने यूएस को पब्लिकली शुक्रिया कहा। इंडिया ने कहा ये हमने डायरेक्टली किया, कोई बीच में नहीं था। दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं एक ही इवेंट के बारे में। बॉटम लाइन ये है कि इंडियन मिलिट्री आगे थी, लेकिन टेबल पर पाकिस्तान बिना कुछ लिखे, बिना कुछ माने घर चला गया। और इंडिया के हाथ में सिर्फ एक हाथ मिलाने की तस्वीर थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। इकोनॉमिकली इस कॉन्फ्लिक्ट ने कुछ चीजें ऐसी लॉक कर दी जो पहले सिर्फ थ्योरेटिकल थी। सबसे पहले इनफॉर्मल ट्रेड का परमानेंट डेथ। युद्ध से पहले दोनों देशों के बीच एक बैकडोर डिप्लोमेसी और इनफॉर्मल ट्रेड जिंदा थी। दुबई और सिंगापुर के रास्ते बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान एक्सचेंज होता था, ऑफिशियली रिपोर्टेड ट्रेड का 2-3 गुना। ये ग्रे जोन ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों इकोनॉमीज एक दूसरे से कनेक्टेड थी। वो कनेक्शन अब परमानेंटली कट हो गया है, और इंडिया ने उसी वक्त एक पैरेलल मूव किया, IMEC। IMEC इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इंडिया का बोल्ड आंसर है उस ट्रेडिशनल आर्गुमेंट को जिसमें पाकिस्तान कहता था इंडिया को सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान का रास्ता चाहिए। IMEC ने उस आर्गुमेंट को जियोग्राफिकली बाईपास कर दिया। इंडिया अब पाकिस्तान की जरूरत के बिना डायरेक्टली मिडिल ईस्ट से कनेक्ट हो सकता है, ट्रेड, एनर्जी और डेटा केबल्स के लिए। इसका पाकिस्तान पर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है?
ट्रांजिट रेवेन्यू लॉस, इन्वेस्टमेंट बाईपास, सप्लाई चेन इररिलेवेंस। पड़ोसी होने के बावजूद दोनों देश एक दूसरे के लिए इकोनॉमिक घोस्ट बन चुके हैं। एग्जिस्ट करते हैं लेकिन एक दूसरे की इकोनॉमिक मैप पर नजर नहीं आते। और इस आइसोलेशन का एक और नतीजा हुआ, पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए और भी ज्यादा यूएई, सऊदी और चाइना के आगे हाथ फैलाने पड़े। धीरे धीरे पाकिस्तान एक नेशन स्टेट से बदलकर एक डेब्ट स्ट्रेट एसेट बन चुका है, जहां हर रेस्क्यू पैकेज के साथ पॉलिसी ऑटोनॉमी का एक और पीस बाहर जाता है। ट्रेड रूट्स बंद हो जाएं, नए बन सकते हैं, इन्वेस्टर्स चले जाएं, वापस बुला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो अगर चली जाए तो कोई भी IMF पैकेज, कोई भी गल्फ डिपॉजिट, कोई भी सीपेक वापस नहीं ला सकता। वो चीज़ है पानी। 1960 इंडस वाटर ट्रीटी 65 सालों में 3 वॉर्स के दौरान भी सरवाइव की। ऑपरेशन सिंदूर ने सस्पेंड कर दी। इंडिया के PIB ने कहा ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। पाकिस्तान की इकोनॉमी का 23% हिस्सा एग्रीकल्चर है, मतलब किसान, क्रॉप्स, फूड सप्लाई, रूरल रोजगार, ये सब मिला के पाकिस्तान की GDP का एक बड़ा चंक है। और ये पूरा चंक 90% इंडस बेसिन के पानी पर जीता है। 3 रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब, इन्हीं से पाकिस्तान के खेत सींचते हैं। सिंपल समझिए, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, पानी की टैंक रूफ पर है जो कि इंडिया के पास है, पाकिस्तान नीचे के फ्लोर पर है। पहले रिटर्न एग्रीमेंट था, हम इतना ही रोकेंगे, बाकी नीचे जाएगा पानी। 65 साल तक चला। अब वो एग्रीमेंट सस्पेंड हो गया है। पानी अभी भी आ रहा है, इमीडिएट क्राइसिस नहीं है, लेकिन गारंटी खत्म हो गई है। अब इंडिया चाहे तो रिजर्वॉयर बना सकता है, टाइमिंग बदल सकता है, फार्मिंग सीजन में फ्लो रोक सकता है। कोई मिसाइल नहीं दागी, सिर्फ एक ट्रीटी सस्पेंड की और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर परमानेंट क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और अगर ये सब काफी नहीं था तो एक और शिफ्ट आया, एक ऐसा शिफ्ट जिसे गवर्नमेंट्स मेजर नहीं करती, मीडिया कवर नहीं करती, लेकिन जो किसी भी देश की 30 साल बाद की तस्वीर डिसाइड करता है। वो शिफ्ट है उस देश के लोग। मिसाइल्स गिरती हैं, फिर रिकंस्ट्रक्शन होता है, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाती है, लेकिन ये चीज़ है जो आसानी से रिबिल्ड नहीं होती। किसी भी देश की रियल GDP उसके लोग होते हैं, फैक्ट्रीज से नहीं, सॉफ्टवेयर से नहीं, लोगों के दिमाग और हाथ से इकोनॉमी चलती है। 2024-25 में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड स्किल्ड इमिग्रेशन देखी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स, एक ट्रिकल नहीं, एक फ्लड। सिर्फ लोग चले गए की स्टोरी नहीं, ये रिवर्स एड है। पाकिस्तान ने उन लोगों की एजुकेशन में 10 से 15 साल इन्वेस्ट किया। जब वो माइग्रेट करते हैं, वो सारा इन्वेस्टमेंट UK, कनाडा, UAE की GDP में जाता है, पाकिस्तान की में नहीं। और सबसे बड़ा सिग्नल, रिटर्न माइग्रेशन रुक गया है, लोग वापस नहीं आ रहे। जब होप इटसेल्फ माइग्रेट कर जाए तो कोई IMF पैकेज उस वैक्यूम को फिल नहीं कर सकता। तो 3 वर्डिक्ट्स, 3 अलग आंसर्स। मिलिट्री सेज इंडिया 1, डिप्लोमेटिक एंगल सेज पाकिस्तान 1, इकोनॉमिकली इंडिया क्लियरली 1। तो ओवरऑल विनर कौन रहा? इनमें से कोई नहीं, सबसे बड़ा विनर चाइना था। J10 और JF-15 ग्लोबली शोकेस हुए, चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स 36% बढ़े। पाकिस्तान चाइना पर और डिपेंड हो गया, इंडिया कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट में एब्जॉर्ब रहा। क्लासिक जियोपॉलिटिक्स, जब 2 पड़ोसी लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता ही है। युद्ध खत्म हो सकता है पर उसके निशान जनरेशनल होते हैं। बॉर्डर्स पर सीज फायर है, लेकिन इकोनॉमिक वॉर, वाटर वॉर, टैलेंट वॉर, ये सब चल रही है साइलेंटली डेली बेसिस पे, और इनका कोई सीज फायर नहीं होता। सो इंडिया 1, यू अग्री और डिसअग्री? कमेंट में ज़रूर बताइए और अपना रीज़न भी। और ऐसे ही इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स को गहराई से समझने के लिए माइंडफ्लेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।